हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, CUET 2023 के फिजिक्स डोमेन के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की कंप्लीट रिवीजन, उसके साथ जो क्वेश्चन सीरीज के जो दो पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, वो सारे ही वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। और उन सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप जा करके उस वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो क्वेश्चन सीरीज है उसका थर्ड पार्ट में कराने जा रहा हूं, जिसमें कि हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पास्ट ईयर के CUET के भी क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाया हुआ है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको भी अब क्या करेंगे हम बच्चों, डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड, उसमें हमसे फ्लक्स पूछा गया। बेसिकली गॉस थ्योरम किसके बारे में बात करता है बच्चों? नेट फ्लक्स के बारे में बात करते हैं ना। तो सबसे पहले हम फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर गॉस थ्योरम पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, जो किसी भी रीजन है, मतलब कोई भी स्पेस है, मान लीजिए वहां से स्पेस हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है? 4i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन पर कूलम। यानी कि हम सबसे पहले इसमें क्या लिख लेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। तो 4i कैप प्लस का 10j कैप न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा क्या गया है? द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। यानी कि हमसे फ्लक्स पूछा गया है एक स्क्वायर सरफेस से, और उसका जो प्लेन है, स्क्वायर सरफेस का जो प्लेन है वो एक्सजेड प्लेन के क्या है बच्चों? पैरेलल है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि कैसे हो सकता है। मतलब हमें पता है क्योंकि कि एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो भी सरफेस एक्सजेड के पैरेलल होगा, यानी कि उसका एरिया क्या होगा? या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा या तो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। क्योंकि एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? अगर 2D सरफेस की बात करें तो एरिया हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन उसके प्लेन पे या उसके सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को आपको बना करके बताऊं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, और इसको ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या? जेड एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स वाई और जेड एक्सिस ले लिया, क्योंकि हम तो एक्स वाई जेड एक्सिस को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। अब हमसे बोला गया कि वो जो स्क्वायर जो सरफेस है ना, उसका प्लेन जो है बच्चों वो इस तरीके से एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है ना, इस तरीके से आ गया। अब एक्सजेड प्लेन के जो पैरेलल होगा, वो उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा क्या होगा? इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। यानी कि एरिया वेक्टर या तो आप इस साइड में ले सकते हो या तो आप इसको इस डायरेक्शन में ले सकते हो। एरिया वेक्टर को किसके? वो जो स्क्वायर सरफेस था उसका एरिया वेक्टर इस तरीके से ले सकते हैं। तो कोई भी एक डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। हमें वैसे भी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया है। तो मान लीजिए कि मैं ये वाला एरिया क्या कर लेता हूं, चूज कर लेता हूं पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। यानी कि और जो स्क्वायर है उसका साइड कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर का साइड है, यानी कि हम ए ले लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, तो 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो एरिया वेक्टर अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर जे कैप। सो दिस इज 10 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, और ये जे कैप आ जाएगा। सो दिस इज 100 इंटू 10 का पावर -4 जे कैप आ जाएगा। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रहने देता हूं, और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स होता है E डॉट ए। अगर एंगल वगैरह गिवन होता तो हम उसके हिसाब से लेते हैं, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दे रखा है तो हम वेक्टर फॉर्म वाला इसका फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लक्स का, दैट इज E डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो क्या है? 4i कैप प्लस का 10j कैप, और डॉट में कितना हो गया हमारे पास? 100 इंटू 10 का पावर -4 जे कैप आ गया, है ना। अब हमें पता है कि I डॉट जे क्या होता है? आई कैप डॉट जे कैप करोगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो आंसर 0 दे देगा, लेकिन अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही आपको आंसर देगा। तो ये 10 क्या होगा? इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 इंटू 10 का पावर -4 हो जाएगा, और 1000 मतलब 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -4, सो दिस इज 10 का पावर -1, और ये हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स था सो न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो 10 का पावर -1 का मतलब क्या है? 0.1
न्यूटन पर कूलम, है ना। और उसके बाद दूसरी बात क्या है कि हमें इसको उसमें भी निकालना है कि जो अगर आप वैल्यूज को देखो तो ये क्या है, वोल्ट मीटर दे रखा है इसका, और वो बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि न्यूटन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये ध्यान रखने की बात होती है। तो हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा, तो इसी को आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, इसको वोल्ट मीटर, ठीक है। तो 0.1 आ जाएगा इसका, तो 0.1 जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो सिंपल ये फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था और सरफेस के बारे में बता रखा था कि उसका डायमेंशन क्या है और किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, उससे हम एरिया वेक्टर निकालेंगे और ई डॉट ए से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो गॉस थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, बट गॉस थ्योरम पे बेस्ड ही बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन क्या है कि Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर द पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट एज शोन इन फिगर, है ना। ये आपको एक सरफेस दे रखा है ना, डॉटेड सरफेस दे रखा है इसका, और उसमें हमसे पूछा गया कि उसमें चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तो 3 चार्जेस तो अंदर है सरफेस के और Q4 क्या है, बाहर है उसका surface so at a point as shown in figure and S is a spherical Gaussian surface, वो भी बता रखा है, of radius r, which of the following is true according to the Gauss law, ठीक है। अब देखो Gauss law क्या कहता है कि according to Gauss law ये हमसे कहता था कि नेट फ्लक्स जो होगा वो Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो मीडियम होता है वो फ्री स्पेस है, मतलब वो कोई और मीडियम नहीं है, तो हम Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। लेकिन इस फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाइनाइट, अगर हम निकालते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए या डी एस भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से होगा, क्या सिर्फ वही चार्जेस जो अंदर की तरफ होंगे, मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, या वो चार्ज भी हो सकता है जो बाहर भी हो सकता है। तो आंसर है कि इसके अंदर अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिखो गॉस थ्योरम का तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फाइनाइट जो कि कैलकुलेट हो सकता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए से विच इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इट इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्योंकि देखिए कि अगर कोई भी चार्ज बाहर है तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स जीरो होता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सरफेस है और मैं अगर इसी Q4 की बात करूं तो अगर Q4 यहां रखा हुआ है और ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से जो इस तरीके से फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर इस सरफेस में इस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन नेट फ्लक्स नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसका नेट जीरो है, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर जा रही है, यानी कि नेट जीरो है। लेकिन उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। तो ये ध्यान रखना है कि E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड outside the Gaussian surface। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर कि गॉस थ्योरम में जो E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हर चार्ज की वजह से होता है, चाहे वो चार्ज अंदर हो गॉसियन सरफेस के, चाहे वो चार्ज बाहर हो, ठीक है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो देखिए इसकी वजह से जो फ्लक्स φ1 होगा हमारे पास, मतलब अगर मैं टोटल लिख दूं तो मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, है ना, और डॉट DA होगा। और यहां Q इनक्लोज में तो वही लिखेंगे जो चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अब देखिए इनक्लोज चार्ज कौन कौन सा है हमारे पास, इनक्लोज चार्ज तो Q1 Q2, ये Q1 है इनक्लोज्ड, ये Q2 है इनक्लोज और ये Q3 है इनक्लोज, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जिसमें मतलब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस की वजह से आएगा जो अंदर होगा, तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से होता है। हाँ,
क्यू इनक्लोज में हम सिर्फ वही चार्ज लिखेंगे जो अंदर की तरफ होगा चार्ज, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सही है दैट इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट DA है और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में ऐड हुआ है और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड है और वो क्या कहता है कि 4 क्लोज सर्फेसेस एंड करस्पॉन्डिंग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन आर शोन इन बिलो। तो ये दे रखा है और हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 जो है उन चारों सरफेस से फ्लक्स है। तो सबसे पहली बात, क्लोज कोई भी चार्ज बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात बोली गई नहीं, बोला ही नहीं गया हमसे सिर्फ नेट फ्लक्स पूछा गया इसका कि जो चारों सरफेस है उससे नेट फ्लक्स क्या होगा इसका। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो चार्ज है उसका नेट क्या है, सिंपल। क्योंकि गॉस थ्योरम हमसे सिर्फ इतना कहता है कि जो फाइनेट होगा वो क्या होगा, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर मैं Q1 की बात करूं, अगर मतलब Q1 जो फर्स्ट सरफेस में इनक्लोज चार्ज है, Q1 नेट जो होगा यानी वो कितना है 2Q है। तो इससे जो phi1 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। तो Q1 कितना है बच्चों, देखो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं phi2 नेट की बात करूं यानी कि सेकंड सरफेस में अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, सॉरी ये phi2 लिख दिया मैंने, इसको Q2 लिखना है। मतलब सेकंड सरफेस में जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है, देखिए Q2। तो ये देखो कितने हैं, Q प्लस Q और प्लस माइनस का Q, यानी ये वाला चार्ज तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा इसका। तो यहां से भी जो phi2 आ जाएगा वो फिर से क्या आ जाएगा 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर आप phi3 नेट निकालोगे तो देखिए जो बाहर है उसको तो लेना ही नहीं है हमें, सिर्फ अंदर वाले चार्ज को लेना। तो ये और ये क्या हो गया 2Q हो गया, तो यहां पे भी 2Q है और phi3 भी क्या हो गया 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ सरफेस की बात करूं, phi4 नेट, सॉरी phi की बात कर रहा हूं मैं, बार बार इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये फ्लक्स नहीं है बच्चों, ये चार्ज की बात कर रहा हूं मैं कि Q3 नेट और ये हो गया Q4 नेट। तो देखो अगर मैं फोर्थ सरफेस पे भी जाऊं तो ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 8Q प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 2Q और प्लस माइनस का 4Q हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 8Q माइनस का 6Q, अगेन दिस इज व्हाट 2Q। तो अगर आप phi4 निकालोगे तो फिर से क्या हो जाएगा 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी सारे ही फ्लक्स क्या है सेम है। सो phi1 इक्वल्स टू phi2 इक्वल्स टू phi3 इक्वल्स टू phi4 हो गया, है ना। आप इसको ओरली भी कर सकते थे कि नेट, आप सब में देख लो कि नेट चार्ज कितना है, तो सबको अगर आप ओरली भी सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। बट अगर आपको सॉल्व भी कर लेना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो सी वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि सारे ही फ्लक्स क्या हैं सेम है इसके अंदर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गॉस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। सो अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। अब एक क्यूब है उसके सेंटर पे चार्ज Q है। हमें पता है कि गॉस थ्योरम के लिए जो वो चार्ज होना चाहिए वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, मतलब चारों साइड से इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ क्यूब पे है यानी कि चारों साइड से इनक्लोज्ड है, यानी कि हमें इनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें चार्ज कहीं रखा हुआ है और हमें उस किसी एक फेस से फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया है या किसी एक सरफेस से फ्लक्स बोला गया है, तो पहले हम उसको चारों साइड से इनक्लोज करेंगे। अगर इनक्लोज नहीं है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसमें तो वो ऑलरेडी सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, यानी कि इनक्लोज्ड है। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस फेस, सॉरी। तो देखिए अगर हम क्यूब की बात करें कि ये अगर एक क्यूब है हमारे पास, और इसके अंदर एक चार्ज यहां रखा हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है Q, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इधर भी देगा, इस डायरेक्शन में भी देगा, इस डायरेक्शन में भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा, यानी कि हर डायरेक्शन में इक्वली बाहर निकलता है। तो जो पूरे क्यूब से होगा पाइनेट जो होगा वो कितना होगा, तो ये आंसर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो पूरा इनक्लोज था। तो किसी भी एक सरफेस से कितना आएगा, तो टोटल फेसेस कितने हैं क्यूब के अंदर 6, तो एक फेस से कितना निकलेगा, तो यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो हम फाइनेट अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा तो हो गया, लेकिन आंसर आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं दे रखा है।
है ना। तो अगर आपको सारे ऑप्शंस को चेक करके पता करना है कि आखिरकार किस में क्या हो जाएगा, वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो एक एक को चेक कर लेते हैं जरा, देखते हैं कि किस में आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया Q/12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो नहीं हो सकता ए वाला। अब अगर इसकी बात करो तो देखो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना आ गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। यानी कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो बी वाला क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अगर आप थर्ड की भी बात करोगे तो थर्ड में देखो पाई से पाई कट गया तो ये हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ये सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये Q/24 पाई एप्सिलॉन नॉट है और पाई तो आता ही नहीं कहीं पे, है ना। यानी कि बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस चार्ज Q ईच आर प्लेस्ड इनटू शेल। शेल मतलब एक अंदर से खाली होगा कोई भी चीज, तो स्पेरिकल शेल मान लेते हैं कि उसके अंदर 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल का रखा गया है। अब डाइपोल देखिए क्या होता है कि जिसमें एक चार्ज माइनस होगा और दूसरा चार्ज क्या होगा, प्लस Q होगा। तो डाइपोल में चार्ज तो होता है, लेकिन अगर मैं Q नेट ऑन डाइपोल की बात करूं तो कितना होता है नेट चार्ज, तो ये हो जाएगा -Q प्लस Q यानी कि 0। तो नेट चार्ज तो डाइपोल पे 0 होता है। अब अगर ये एक सेल है और इसके अंदर इस तरीके से 5 सिस्टम्स रखे गए, देखो +Q, फिर ये -Q प्लस Q, -Q प्लस Q, फिर एक और रख दो -Q प्लस Q, और अगर एक और में रख दूं -Q और ये +Q, है ना। ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता। तो जो Q नेट होगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर है 0, क्योंकि हर डाइपोल पे नेट चार्ज क्या है, 0 है। यानी कि टोटल नेट चार्ज भी करोगे तो 0 हो जाएगा। 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और 5 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 0 हो जाएगा चार्ज। तो जो फ्लक्स निकालोगे फाइनाइट वो तो होता ही है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 0/एप्सिलॉन नॉट यानी कि कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जितना नेट चार्ज होगा उतना ही इनक्लोज चार्ज भी होगा। तो नेट चार्ज क्योंकि 0 है इसलिए इनक्लोज चार्ज भी 0 हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, अब इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ये है और इसके अंदर क्या है, चार्ज Q है और इसका रेडियस कितना था, R है। तो इससे जो अगर आप फाई निकालोगे तो फाई नेट कितना होगा बच्चों, Q/एप्सिलॉन नॉट। अब होता क्या है कि ये जो गॉस थ्योरम में जो Q/एप्सिलॉन नॉट आता है, ये Q/एप्सिलॉन नॉट तो हमें बताता ही नहीं है ना। यानी कि Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जो होगा उसमें तो पता ही नहीं है कि वो सरफेस कैसा है। गॉसियन सरफेस तो किसी भी शेप का हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, किसी भी एक शेप को आप गॉसियन सरफेस कह सकते हो। यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, यानी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं उसके रेडियस को डबल भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इसको इतना बड़ा रेडियस ले लेता हूं जिसका कि रेडियस कितना हो गया, 2r हो गया और चार्ज कितना Q है, यानी फ्लक्स तो डिपेंड करता ही नहीं इसका, तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें भी फाई अगर निकालते हो फाई नेट तो ये क्या आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, वही आंसर होगा। 4 टाइम्स हो नहीं सकता, हाफ हो नहीं सकता और डबल हो नहीं सकता इसका, क्योंकि ये जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन होता है। तो ये सिक्स्थ रहा। अगर इसी में ये भी बोल दिया जाता कि मान लीजिए कि मैं इस गॉसियन सरफेस को रिप्लेस करके एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, या उसी चार्ज को क्यूब के अंदर रिप्लेस कर दिया गया, अब बताओ नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा पूरे क्यूब से, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। इसमें तो रेडियस डबल किया, अगर मैं सरफेस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दूं तब भी फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि नेट फ्लक्स कभी भी ये जो Q/एप्सिलॉन नॉट है ये डायमेंशन पे डिपेंड और शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सिक्स्थ। अब जो सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों वो भी गॉस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q इनसाइड इट, है ना। यानी कि इसके अंदर यहां पे चार्ज Q रखा गया, ठीक है। अब बोला गया कि इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस B, यानी कि ये जो कर्व सरफेस होगा ये वाला पार्ट, मान लीजिए ये वाला, इसको दूसरे कलर से बता देता हूं मैं। देखिए ये जो कर्व सरफेस है, ये जो बाहर वाला ऐसा कर्व सरफेस होता है, उससे फ्लक्स कितना दे रखा है, दैट इज फाई, ठीक है। अब पूछा गया है देन द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस A कितना होगा इसका, यानी इस A से पूछा गया। तो फाई नेट होता कितना है, तो आंसर है अगर हमने यहां पे चार्ज Q को इनक्लोज कर दिया तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो आंसर है नेट फ्लक्स हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब किसी भी
सिलेंड्रिकल सरफेस में कितने सरफेस होते हैं? तो एक होता है कर्व्ड सरफेस और प्लस टू प्लेन सरफेस। ये वाला प्लेन सरफेस होगा, एक ये वाला प्लेन सरफेस और एक ये वाला ए और सी वाला प्लेन सरफेस। तो यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? सबको मिला करके कर्व और टू प्लेन सरफेसेस है। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं कि यानी कि आप लिख लो कर्व्ड सरफेस CS लिख देता हूं प्लस फाई थ्रू प्लेन सरफेसेस, और प्लेन सरफेस में ध्यान रखना है टू प्लेन सरफेसेस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये मिला करके कितना हो गया बच्चों? Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये कितना दे रखा? पाई दे रखा है, तो 2 टाइम्स फ्लक्स ऑफ प्लेन सरफेस, ये कितना हो जाएगा? यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई थ्रू कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस से कितना दे रखा? फाई दे रखा है, तो ये फाई हो गया। तो फाई थ्रू प्लेन सरफेस, एनी वन प्लेन सरफेस, वो कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान ये रखना था कि किसी भी सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं, एक कर्व और 2 फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस से दे रखा था और फ्लैट सरफेस से सेम फ्लक्स निकलेगा, तो किसी भी एक फ्लैट सरफेस से कितना होगा? इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था हमसे कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, यानी कि ए और सी दोनों को मिला करके कितना होता है। उस केस में हम सिर्फ इतना आंसर लिखते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th वाला पार्ट। 8th क्वेश्चन कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ Q मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू क्या है? Q मैग्नीट्यूड का है। अच्छा, एक रखा गया इसके कॉर्नर पे, यहां पे ध्यान से देख सकते हैं, और एक रखा गया इसके सेंटर पे। ठीक है जी, अब और बताया भी गया कि आर केप्ट एट द सेंटर ऑफ क्यूब O एंड वर्टेक्स A पे, तो एक वर्टेक्स पे और एक सेंटर पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड फेस, यानी कि किसी भी एक फेस से पूछा गया है। अब इसमें देखिए कि आपने अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्यूब के अंदर जो चार्ज Q इनक्लोज था उसकी वजह से किसी भी एक फेस से हमसे पूछा गया था, तो वो तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि जो O पे चार्ज है उसकी वजह से इस सरफेस से कितना आ जाएगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट होता है ये जो यहां पे जो कॉर्नर पे मतलब वर्टेक्स पे जो रखा गया है उसकी वजह से कितना होगा उसको समझना। तो देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझ लेता हूं, और ये मैं आपको किसी भी एक वर्टेक्स से समझा देता हूं। आप इसको समझिएगा कि किसी भी एक वर्टेक्स पे अगर रखा गया चार्ज और किसी भी एक फेस से अगर हमसे पूछा गया है फ्लक्स कितना होगा, तो उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि जो चार्ज अंदर है, इनक्लोज्ड है, वो तो चारों साइड से इनक्लोज था, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला और उसको हमने 6 से डिवाइड करके एक फेस से आ गया। लेकिन जो वर्टेक्स पे चार्ज है वो तो अभी इनक्लोज्ड नहीं है ना, यानी कि मुझे उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले इनक्लोज करना पड़ेगा। तो अगर वर्टेक्स पे कोई चार्ज है उसको इनक्लोज करना है, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसके अंदर कि वर्टेक्स पे अगर कोई चार्ज है और उसको अगर मुझे इनक्लोज करना है तो मुझे और कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी ताकि मैं उसको इनक्लोज कर सकूंगा। तो आप देखिए कि इनक्लोज करने के लिए आपको 7 और क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, 7 और क्यूब, क्योंकि ये क्यूब के एक वर्टेक्स पे है तो 7 और क्यूब्स लगेंगे। यानी कि अगर इसका साइड में थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं, लेट सपोज कि ये साइड कितना है? A है, ये वाला साइड कितना है? A है, और ये वाला साइड भी कितना है? A है। और मान लो मैं आपको अभी इस डायग्राम को भूल जाऊं, मैंने जैसा कहा कि किसी भी एक कॉर्नर पे रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इमेजिन करने के लिए और आसान करने के लिए मैं आपको इससे बता देता हूं कि देखिए हमारे पास ऐसे मान लेते हैं कि ये क्यूब है, वही वाला डायमेंशन सेम ले लेते हैं, और अभी मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि आपके पास एक कॉर्नर है जहां पे चार्ज क्यू रखा गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इससे इस वाले एक फेस से कितना होगा, और ये आंसर रिफ्लेक्ट करेगा हर बार के लिए, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा इसका। और इसका साइड क्या है? A है। तो इसको इनक्लोज करने के लिए चारों साइड से मुझे 7 और क्यूब बनाने पड़ेंगे, और 7 और क्यूब जैसे ही बना दोगे, यानी कि अगर अभी ये क्यूब A साइड का है तो बाद में 2A साइड का क्यूब बना लो आप इसको। तो देखिए 2A साइड का अगर आप क्यूब बनाते हो तो देखना कितना हो जाएगा। ये मैंने एक क्यूब बना लिया 2A साइड का, ठीक है जी, ये 2A साइड का क्यूब आ गया, और इसके अंदर मुझे इस वाले क्यूब को इनक्लोज करवाना है। तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर मशक्कत करनी पड़ सकती है इमेजिनेशन को लेकर के। तो देखिए ये
यहाँ पे ऐसे आ गया। अब थोड़ा बहुत अगर क्यूब सा ना लगे तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये रहा, ये देखें ऐसे इनक्लोज हो गया यहाँ पे। और चार्ज कहाँ पे है, मान लीजिए कि यहाँ पे है, जैसा कि इसमें बताया था मैंने आपको। और फ्लक्स किससे पूछा है बच्चों हमसे, फ्लक्स पूछा गया है इस वाले फेस से, इससे कितना होगा। तो देखिए अभी जो ये चार्ज है वो पूरे 2a साइड का जो क्यूब है, ये जो 2a साइड का जो मैंने क्यूब बनाया है, ये 2a है, ये भी कितना है 2a है, और इस वाले को भी क्या ले लो 2a ले लो। तो बताओ कि फ्लक्स, अगर मैं इसको लिखूं कि फ्लक्स थ्रू पूरे सरफेस से जो 2a साइड का क्यूब है उससे कितना है, तो फाई नेट थ्रू होल क्यूब, जिसमें कि ब्रैकेट में लिख लेना साइड कितना है 2a। इससे अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो कितना हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये वाला जो सरफेस है ये देखना, इस पूरे क्यूब का क्या है 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू फाई लिख देता हूं मैं, फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ क्यूब जिसका साइड कितना है 2a है, तो वो कितना हो जाता है बच्चों, किसी भी एक सरफेस से, मतलब अगर कोई भी क्यूब है जिसके सेंटर पे चार्ज आ गया है और पूरा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसी भी एक फेस से निकालोगे तो क्या हो जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसी का जो नीचे बेस है उसी में ये आ रहा है ना, ये वाला पार्ट जो आ रहा है ये कितना है, तो इस पूरे बेस का 1/4 पार्ट है। ध्यान से देखिए आप, इस पूरे बेस का क्या है 1/4 पार्ट है ये वाला पार्ट। इसको रेड से बना देता हूं, ये जो अब आ गया है आपके पास ये पूरे का क्या है 1/4 है, यानी कि इस बेस से कितना फ्लक्स है q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और उसमें भी हमसे सिर्फ इसी पोर्शन का पूछा गया, इस वाले पोर्शन का, तो ये कितना हो जाएगा उसका भी 1/4, यानी कि अब जो फ्लक्स आ जाएगा फ्लक्स थ्रू शेडेड। अब मैं शेडेड का मतलब है कि मैं नीचे इसको मिटा देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि इसको मिटा देता हूं मैं। तो अब जो शेडेड पार्ट होगा किसका, जो बड़े वाले क्यूब है उसका, उसके एक फेस का, तो शेडेड पार्ट से कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू शेडेड पार्ट ऑफ क्यूब जिसका साइड 2a है, तो ये कितना हो जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट का भी 1/4, यानी 1/4 टाइम्स। सो दिस इज q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात समझ आ गई। तो अब मैं आपको इसको समराइज कर देता हूं इस पूरी चीज को, कि देखिए अगर हमारे पास, एक सेकेंड जस्ट देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है ये, अब इसको ऐसे ध्यान रखना कि किस, और इसके इस कॉर्नर पे, कहां पे बोला गया था क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो यहां पे चार्ज था इसका, तो अब इस कॉर्नर पे चार्ज कितना है बच्चों, इस कॉर्नर पे जो चार्ज है वो क्यू है, और हमसे इससे फ्लक्स पूछा गया, तो इसकी वजह से ए वाला ले लेते हैं, और यहां पे ओ था जिसपे भी चार्ज क्यू है, तो 5 ड्यू टू ए जो हो जाएगा, ड्यू टू दिस शेडेड पार्ट, तो वो हो जाएगा कितना q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा फ्लक्स ड्यू टू ये जो सेंटर पे जो चार्ज है O पे, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हमें नेट फ्लक्स पूछा गया था, तो जो फाई नेट हो जाएगा उन दोनों चार्जेस की जो फ्लक्स आ रहा है इस वाले सरफेस से, उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट प्लस का q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी कॉमन ले सकते हो ले लो, 6 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो गया 4 प्लस 1 5, सो 5q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। तो अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, तो 5q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, 5q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर इसके इमेजिनेशन में और बाकी चीज़ों में भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे टैग करके मुझसे मैसेज करके मुझे क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका दूसरे तरीके से भी आंसर देने की कोशिश कर सकूं। बट इसमें मैं फिर भी बोलूंगा कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आखिरकार जो वर्टेक्स पे चार्ज होता है उसको इमेजिन करने, मतलब उसको इनक्लोज करने के लिए कितने और क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक क्यूब तो वो है ही, 7 और क्यूब को रख दोगे सिमेट्रिकली तो आपका वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लेस करना है 7 और क्यूब्स को कि वो जो चार्ज है जो वर्टेक्स पे है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर आर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2 दे रखा है, ई वाई ई जेड 0 दे रखा है, अल्फा की वैल्यू भी दे रखा है, एंड द चार्ज विद इन द क्यूब इज इफ नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि और ए भी दे रखा है इसका। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा बनाया गया है, देख के लग सकता है कि इसमें पता नहीं कितनी सारी चीजें करनी पड़ सकती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इस तरीके का, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल पे जाते हो तो, है ना। तो लेकिन हमसे इसमें पूछा बहुत ज्यादा नहीं गया, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें तो हमसे नेट फ्लक्स निकालने के बाद हमसे चार्ज पूछा गया। इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि हमसे ऑलरेडी नेट फ्लक्स दे दिया गया है, यानी कि फाइनेट जो है बच्चों वो कितना है, तो देखो ये दे रखा है 1.05, यानी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये ऑलरेडी दे रखा है हमसे। और हमसे क्या पूछा गया कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉसेस लॉ कह दो या थ्योरम कह दो, कि जो नेट फ्लक्स होता है वो Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप Q इनक्लोज की बात कर दोगे तो कितना हो जाएगा, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो Q इनक्लोज निकाल लो, बस सिंपल है ये। देखो फाई नेट कितना है 1.05 और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 हो गया। अब देखो इसका आंसर ना आप डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। मतलब 10 का पावर -12 है, तो पहली चीज कि B और D तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पावर क्या दे रखा है +12 दे रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा, A वाला और C वाला, है ना। तो अब देखते हैं कि A और C में से कौन सा हो सकता है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सोच के देखो कि क्या ये 6 आ सकता है, तो आंसर है नहीं, 6 तो आ ही नहीं सकता है। तो जो ऑप्शन हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, A वाला ऑप्शन। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 8.854 को 1.05 से, तो जो इसका आंसर करोगे वो कभी भी 6.97 नहीं आएगा, है ना। क्योंकि 1 से छोटा होता तो मैं फिर भी एक बार को मान सकता था कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू छोटा हो सकता है, क्योंकि वो 1.05 है तो वो 8.854 से रिड्यूस तो नहीं होगा, मतलब उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है, मतलब विदाउट किसी मतलब सॉल्व करे बगैर, अब बच्चा इसमें सॉल्व करने के लिए जाएगा बट सॉल्व कर लो, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट आंसर दे देगा और आपको क्लैरिटी दे देगा। बट अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आज वही जाएगा 9.27 इंटू 10 का पावर -12 और ये कूलम हो जाएगा इसका, यानी कि A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, C वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उस पर मैंने बस ऐसे ही मार्क किया था, तो C इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, A करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहा 9th क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास आखिरी 10th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब प्लेन शीट अगर हमारे पास है तो देखिए प्लेन शीट इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि इसको मैं चार्ज दे देता हूं और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखिए तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होता है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ऑल्दो ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ये सीट क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट है ना। वैसे तो इनफाइनाइट का कोई डेफिनेशन नहीं होता कि कोई भी चीज परफेक्ट एब्सोल्यूट इनफाइनाइट होगा, हर चीज इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये शीट क्या इनफाइनाइट है, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये क्योंकि आर पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर है इसमें वो देख लीजिए। अब कितने आंसर है हमारे पास, सॉरी अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए जो ए वाला ऑप्शन है वो भी सही ऑप्शन है, और जो बी वाला ऑप्शन है वो भी क्या है, सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे आर के साथ, ये आर हो गया, ये ई हो गया, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाता है। तो डी भी गलत है और सी भी गलत है। अब सवाल है कि ए और बी दोनों ही सही है, तो क्या हम दोनों ही टिक करेंगे। तो देखिए जो सीयूईटी का गाइडलाइन है वो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि अगर किसी भी ऑप्शन में हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में सॉरी कि अगर एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, तो अगर आपने एक भी करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज कर लिया है तो क्या होगा, आपको पूरे मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, और अगर चारों ही ऑप्शन सही हैं और आपने एक भी ऑप्शन को करेक्ट, मतलब अगर आपने एक ऑप्शन चूज किया, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्टेड होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 2 सही आंसर है, तो आप बी और डी करोगे तब तो गलत हो जाएगा, लेकिन ए और बी, सॉरी बी और डी कह रहा हूं, सी और डी करोगे तब तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ए और बी में से अगर आपने कोई भी एक चूज किया है तो आपको पूरे ही मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है,
और ऐसी अगर ए बी सी डी सारे ही सही होते हैं और फिर अगर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर ले तो यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको तब भी आंसर मिल जाएगा, मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप ए और बी में से कोई भी एक आंसर चूज कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा फिल करने का ऑप्शन आता है तो ए और बी दोनों फिल कर दीजिए, लेकिन अगर आप कोई भी एक भी अगर आप चूज करते हो, जो कि ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करना होता है हमें, ठीक, यानी कि जो क्लिक करना होगा वो एक पे ही करना होगा, तो आप ए और बी में से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हैं, वो आपका सही आंसर होगा और पूरे मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे किसके, गॉस थ्योरम के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इन सारे ही क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। जो तीनों पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना करके मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी करवाया हुआ है इन तीनों ही पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस स्लाइड के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, ये सब मैं एक एक करके अपलोड करने वाला हूं सीयूईटी एग्जाम से पहले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो मेरा चैनल है इसको जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आपको मिलता रहे जो कि मैं अपलोड करता जा रहा हूं इस चैनल पे, ठीक है। तो आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन लोगों ने जो लोग भी सीयूईटी के फिजिक्स की डोमेन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।